हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 8 की पुस्तक विज्ञान की इस पुस्तक का पाठ 11। पाठ 10 तक हमने पढ़ लिया था और जो है आज हम देखेंगे पाठ 11। लेकिन पाठ 11 शुरू करने से पहले एक बार ये रिवाइज़ करते हैं कि पिछले पाठ में हमने क्या क्या सीखा। पिछले पाठ में हमने जो है फसल उत्पादन के बारे में हमने देखा, बीजों का चुनाव कैसे करते हैं, मिट्टी कैसे तैयार करते हैं, है ना। और कुछ यंत्रों के बारे में हमने देखा। इसके अतिरिक्त नाइट्रोजन चक्र और नाइट्रोजन स्थिरीकरण के बारे में हमने देखा। मृदा के पोषक तत्व, उर्वरक, इन सब के बारे में हमने देखा। फसलों की कटाई और उनका भंडारण कैसे किया जाता है, कितने ताप पर वो सुरक्षित रहते हैं, खरपतवार नियंत्रण कैसे किया जाता है। इसके अतिरिक्त जो है हरित क्रांति, इन सब के बारे में हमने देखा। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पाठ का नाम है बल तथा दाब। तो आज हम क्या क्या देखेंगे उसको एक बार यहाँ पॉइंट करके दिया गया है, इसको एक बार देखते हैं। बल, परिमाण, दिशा एवं मात्रक, इसके बारे में देखेंगे। दाब, बल एवं दाब में संबंध देखेंगे। सूत्र एवं मात्रक देखेंगे। दैनिक जीवन में दाब का प्रभाव क्या क्या है, इसको भी देखेंगे। वायुमंडलीय दाब देखेंगे। विशेषताएं, परिवर्तन एवं मापन। वायुदाब के उपयोग, घनत्व एवं आपेक्षिक घनत्व, इनके बारे में भी देखेंगे। प्लवन, उत्प्लवन बल, आर्किमिडीज का सिद्धांत, प्लवन के नियम, द्रव का दाब, घनत्व एवं गहराई का प्रभाव, इसके बारे में भी हम देखेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पॉइंट में जो दिया गया है, तो इसके हिसाब से काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है आज का पार्ट, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं कि बल वह धक्का या खिंचाव है जो एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर आरोपित करती है। बल के प्रयोग हेतु कम से कम दो वस्तुओं के मध्य क्रिया होना आवश्यक है। बल क्या है? वह धक्का है या खिंचाव है जो एक वस्तु दूसरी वस्तु पर आरोपित करती है। ठीक है, बल के प्रयोग के लिए कम से कम दो वस्तुओं के मध्य क्रिया होना आवश्यक है। बल द्वारा वस्तु को स्थिर अथवा गतिमान किया जा सकता है। वस्तु की गति तथा आकृति में भी परिवर्तन किया जा सकता है। इस इकाई में हम बल और उसके प्रभावों का अध्ययन करेंगे। ठीक है, यहाँ देखिए पहला पॉइंट दिया गया है बल, क्रियाकलाप के माध्यम से समझाया गया है। तो देखते हैं पहला क्रियाकलाप क्या है। एक खाली बाल्टी उठाइए। इस बाल्टी में पानी भरकर इसे फिर से उठाइए। दोनों स्थितियों में कब अधिक बल लगाना पड़ता है? खाली बाल्टी की अपेक्षा पानी से भरी बाल्टी को उठाने में अधिक बल लगाना पड़ता है। इससे निष्कर्ष निकलता है कि बल में परिमाण होता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। आगे है क्रियाकलाप 2, क्या है इसको देखते हैं। मेज पर डस्टर रखें। डस्टर को अ से ब की ओर विस्थापित करें। यहाँ देखिए ये अ है और ये है ब, कह रहा है यहाँ से इसको यहाँ लेके जाइए। ठीक है, डस्टर अ को ब तक विस्थापित करने में बल किस दिशा में लगाया गया, ये पूछ रहा है। ठीक है, फिर कह रहा है पुनः डस्टर को ब से द की ओर विस्थापित करें, यानी यहाँ से यहाँ लाने के लिए। अब बल किस दिशा में लगाया गया है। ठीक है, तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है देखते हैं। बल में दिशा होती है। ठीक है, अब पहली स्थिति में बल अ से ब दिशा में तथा दूसरी स्थिति में बल ब से द की दिशा में लगाया गया। क्या बल को अ से स की दिशा में लगाकर डस्टर को अ से ब तक विस्थापित कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि किसी वस्तु को एक निश्चित दिशा में विस्थापित करने के लिए उस पर बल एक निश्चित दिशा में लगाना आवश्यक है। ठीक है, तो इससे क्या सिद्ध होता है? बल में दिशा होती है। ठीक है, उपरोक्त दोनों क्रियाकलापों से स्पष्ट है कि बल में परिमाण और दिशा होती है तथा बल का मात्रक न्यूटन है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बल एक सदिश राशि है। बल में परिमाण और दिशा होती है और यह बल का मात्रक जो है न्यूटन होता है। ठीक है, आगे है दाब, बल का प्रभाव। ठीक है, देखते हैं क्या है ये। किसी तल पर बल लगाने से उसका प्रभाव संपर्क तल के क्षेत्रफल पर परिमाण पर निर्भर करता है। ठीक है, आइए करके देखें कि संपर्क तल के क्षेत्रफल में परिवर्तन से बल के प्रभाव में क्या परिवर्तन होता है। देखिए अब यहाँ प्रयोग के माध्यम से सरल शब्दों में समझाया गया है। बच्चे अगर इसको क्रियाकलाप के माध्यम से समझाया जाए तो बहुत आसानी से समझ सकते हैं। देखते हैं क्रियाकलाप 3 दिया गया है। एक छिछला बर्तन लें, जैसा कि यहाँ देखिए दर्शाया गया है छिछला बर्तन। इसमें लगभग 6 सेंटीमीटर ऊँची बालू की तह बिछाएँ। ये देखिए यहाँ पर बिछाया गया है। एक ईंट लें, इसके पहले बालू में ऊर्ध्वाधर करके रखें। पहले इसे बालू में ऊर्ध्वाधर रखें, यहाँ देखिए खड़ा रखा गया है। इसके बाद इसे लिटा कर रखें, यहाँ देखिए इसे लिटा के रखा गया है। अवलोकन कीजिए कि किस स्थिति में ईंट बालू से अधिक धंसती है। ठीक है, अवलोकन करने के लिए कह रहा है। ईंट को लिटा कर रखने की अपेक्षा ईंट को खड़ा रखने पर यह बालू में अधिक गहराई तक धंस जाती है। ईंट की प्रथम अवस्था में बालू ईंट के संपर्क तल का क्षेत्रफल कम होने के कारण ईंट पर बल का प्रभाव अधिक होता है। ठीक है, कह रहा है ईंट की प्रथम अवस्था में, ये जो पहली अवस्था है,
बालू पर ईंट के संपर्क तल का क्षेत्रफल कम होने के कारण, ये देखिए यहाँ इतना संपर्क हो रहा है, कम है ये क्षेत्रफल, ठीक है। इसके होने के कारण ईंट पर जो है बल का प्रभाव अधिक होता है और ईंट की दूसरी अवस्था यानी लेटा कर रखने पर संपर्क तल का क्षेत्रफल अधिक होने के कारण उसी बल का प्रभाव कम हो जाता है, ठीक है। तो क्षेत्रफल पर निर्भर करता है ये, देखते हैं आगे है। अतः समान बल लगने पर संपर्क तल का क्षेत्रफल कम होने से बल का प्रभाव बढ़ जाता है तथा संपर्क तल का क्षेत्रफल अधिक होने से बल का प्रभाव घट जाता है, ठीक है। आइए समझें कि संपर्क तल के समान क्षेत्रफल पर विभिन्न परिमाण में बल लगाने का क्या प्रभाव होता है। बालू से भरा एक छिछला बर्तन लें, इसमें एक ईंट खड़ी रखें, इसके ऊपर चित्रानुसार एक ईंट क्षैतिज रखें, देखिए यहाँ पर दर्शाया गया है। इसके पश्चात इसके ऊपर एक ईंट और रखें, यहाँ देखिए जैसे दर्शाया गया है। आगे बढ़ते हैं। ईंट की किस अवस्था में ईंट बालू में अधिक धंसती है? आप देखेंगे कि इसमें ज़्यादा धंसेगी, है ना। यहाँ देखिए इसको दर्शाया भी गया है नीचे। आगे है, आपने देखा खड़ी ईंट पर एक ईंट के स्थान पर दो ईंटें रखने पर यह बालू में अधिक गहराई तक धंस जाती है, अर्थात बल का प्रभाव अधिक होता है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि संपर्क तल का क्षेत्रफल समान होने पर आरोपित बल का परिमाण बदलने पर बल का प्रभाव बदल जाता है। उपर्युक्त क्रियाकलापों से यह स्पष्ट है कि संपर्क तल पर बल का प्रभाव बल के परिमाण के समानुपाती तथा संपर्क तल के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बल के इस प्रभाव को हम दाब से व्यक्त करते हैं। किसी तल पर बल लगने यानी आरोपित होने के कारण दाब उत्पन्न होता है। किसी तल पर दाब तल के क्षेत्रफल और इस पर लगाए गए अभिलंबवत बल पर निर्भर करता है। तो दाब बराबर अभिलंबवत बल बटे क्षेत्रफल। किसी तल पर लगे अभिलंबवत बल को पड़ोद कहते हैं, अतः दाब बराबर पड़ोद बटे क्षेत्रफल, ठीक है। यहाँ पर सूत्र दर्शाया गया है। दाब को P से, अभिलंबवत बल को F से तथा क्षेत्रफल को A से व्यक्त करने पर P बराबर F/A, ठीक है। P = F/A। यदि A बराबर 1 वर्ग मीटर तो P बराबर F। अतः एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले अभिलंबवत बल को दाब कहते हैं, ठीक है। यहाँ सरल शब्दों में दाब को परिभाषित किया गया है। आगे है, फ्रांस के वैज्ञानिक ब्लेज पास्कल के सम्मान में दाब का एसआई मात्रक पास्कल है, ठीक है। दाब का एसआई मात्रक क्या है? पास्कल। अभी हमने पीछे बल का मात्रक पढ़ा क्या है, अगर आपने ध्यान से पढ़ा तो आप उत्तर दे पाएंगे। आगे है, 1 पास्कल बराबर 1 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर, ठीक है। दाब का MKS मात्रक न्यूटन पर स्क्वायर मीटर होता है, ठीक है। आरोपित बल के परिमाण में वृद्धि एवं क्षेत्रफल में कमी होने पर दाब में वृद्धि तथा बल के परिमाण में कमी एवं क्षेत्रफल बढ़ने से दाब में कमी होती है, ठीक है। आरोपित जो बल जो लगाया जाता है उसके अगर वृद्धि करेंगे तो क्षेत्रफल में कमी करेंगे, परिमाण में वृद्धि एवं क्षेत्रफल में कमी करेंगे तो दाब में वृद्धि होगी, ठीक है। और बल के परिमाण में कमी और क्षेत्रफल बढ़ने से जो है क्या होता है, दाब में कमी होती है, ठीक है। आगे है, दैनिक जीवन में दाब का प्रभाव। अभी हमने पीछे क्या क्या देखा, 2 पॉइंट जो है, पहले हमने बल के बारे में देखा, फिर दाब के बारे में। तो अब हम देखेंगे दैनिक जीवन में दाब का प्रभाव। पहला पॉइंट है, सेब को पैनी छुरी से काटने पर आसानी से कटता है। अभी हमने देखा कि क्षेत्रफल जब कम होगा तो दाब में जो है क्या होगी, वृद्धि, ठीक है। इसलिए छुरी जब पैनी होती है, नुकीली होती है तो वो आसानी से कट जाता है। दफ्ती में नुकीली पिन से छेद करना आसान होता है। अगला पॉइंट है, स्कूली बस्ते या सामान लाने के झोले में डोरी के स्थान पर चौड़े पट्टे के प्रयोग से उसे ले जाने में आसानी होती है, ठीक है। और अगला पॉइंट है, मजदूरों को सिर पर पगड़ी पहनकर बोझा ढोना आसान लगता है। ट्रकों में 4 की जगह 6 टायरों का प्रयोग किया जाता है, जिससे पीछे के पहियों का संपर्क क्षेत्र बढ़ जाने से उसके द्वारा सड़क के तल पर लगने वाला दाब कम हो जाता है, ठीक है। आगे है वायुमंडलीय दाब। ये थे कुछ दाब के प्रभाव जो हमें दैनिक जीवन में देखने को मिलते हैं। आगे है वायुमंडलीय दाब, इसके बारे में देखते हैं। पृथ्वी चारों तरफ वायु से घिरी है। पृथ्वी के चारों ओर वायु का यह आवरण वायुमंडल कहलाता है। वायुमंडल लगभग 100 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। वायुमंडल के कारण पृथ्वी की सतह पर जो दाब लगता है उसे वायुमंडलीय दाब कहते हैं। इसे संक्षेप में वायु दाब भी कहते हैं, ठीक है। आगे है वायु दाब के प्रभाव, देखते हैं। क्रियाकलाप के माध्यम से, प्रयोग के माध्यम से दिखाया गया है। एक रबर चूसक लें, देखिए यहाँ पर लिया गया है। चित्र के अनुसार इसे मेज की चिकनी सतह पर रखें, जैसा कि यहाँ रखा गया है।
आप इसको ध्यान से देखते रहिएगा। फिर क्या होता है, आगे लिखा है इसे नीचे की ओर दबाकर छोड़ दें। अब इसे ऊपर की ओर खींचने का प्रयास करें। क्या अनुभव होता है? इसे ऊपर की ओर खींचने में कठिनाई होती है। क्यों? चूसक को दबाने पर इसके अंदर की कुछ वायु बाहर निकल जाती है। वायुमंडलीय दाब के कारण इस पर बाहर से वायु दाब पड़ता है, फलस्वरूप उसे खींचना कठिन हो जाता है। ठीक है, तो ये था वायु दाब का उदाहरण। अगला है, एक और उदाहरण दिया गया है। पतले टिन का एक डिब्बा लें, इसके चौथाई ऊंचाई तक पानी भरें। ठीक है, इसे कुछ देर तक गर्म करें, जिससे अंदर की वायु भाप के साथ बाहर निकल जाए। देखिए यहाँ पर दर्शाया गया है, यहाँ पर गर्म किया जा रहा है। अब डिब्बा बंद करके उसके ऊपर ठंडा पानी डालें। यहाँ देखिए दर्शाया गया है ना। डिब्बा चारों ओर से पिचक जाता है, क्योंकि डिब्बे के अंदर की वायु गर्म करने से बाहर निकल जाती है और उसका स्थान जलवाष्प ले लेती है। डिब्बे को ठंडा करने पर वाष्प पानी में बदल जाती है और डिब्बे के अंदर वायु दाब कम हो जाता है। बाहर की वायु सभी दिशाओं से डिब्बे पर अपेक्षाकृत अधिक दाब डालती है, जिससे डिब्बा पिचक जाता है। यहाँ देखिए ये दर्शाया गया है। ठीक है, तो ये भी एक वायु दाब का उदाहरण है। आगे देखते हैं वायु दाब का मापन कैसे करते हैं। किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले वायुमंडल की वायु के भार से वायु दाब का मान ज्ञात किया जाता है। ठीक है, किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले वायुमंडल की वायु के भार से वायु दाब का मान ज्ञात किया जाता है। यहाँ पर सूत्र दिया गया है, वायु दाब बराबर वायु स्तंभ का भार न्यूटन में बटे क्षेत्रफल, जो कि वर्ग मीटर में होगा। ठीक है, आगे है क्षेत्रफल का मात्रक तो वर्ग मीटर होता ही है, जैसा कि आप सब जानते हैं, और वायु स्तंभ का भार न्यूटन में। ठीक है, क्रियाकलाप 7 दिया गया है। 1 मीटर लंबी कांच की नली लें, जिसका एक सिरा खुला हो। इसे पारे से पूरा भर लें। पारा एक तरल चमकदार धातु है जो ऊष्मा पाकर फैलता है। अब पारे से भरी नली को उलटकर उसे पारे से भरे नाद में उल्टा खड़ा करें। क्या होता है? पारा का तल नीचे गिरने लगता है और लगभग 76 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर स्थिर हो जाता है। क्यों? यहाँ देखिए दर्शाया गया है। आप इसको दोनों चित्रों के माध्यम से समझ सकते हैं। आगे है, ऐसा वायुमंडलीय दाब के कारण होता है। पारे के 76 सेंटीमीटर स्तंभ द्वारा लगने वाला दाब पारे के तल पर लगने वाले वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। अतः पारे के स्तंभ की ऊंचाई के रूप में वायुमंडलीय दाब को व्यक्त करते हैं। इसे साधारण वायुदाब मापी कहते हैं। वायुदाब कम होने पर नली में पारे के स्तंभ की ऊंचाई 76 सेंटीमीटर से कम हो जाती है। वायुदाब अधिक होने पर नली में पारे के स्तंभ की ऊंचाई 76 सेंटीमीटर से अधिक हो जाती है। सावधानी, पारे का वाष्प हानिकारक है, अतः इस क्रियाकलाप को शिक्षक की देखरेख में ही करें। ठीक है, ये सावधानी दी गई है बच्चों से। कक्षा में जो ये क्रियाकलाप कराने के लिए कहा गया है, उसमें शिक्षक की देखरेख होना अति आवश्यक है। आगे बढ़ते हैं, प्रमाणिक वायुदाब क्या है। समुद्र तल पर वायुमंडल का दाब पारे के 76 सेंटीमीटर ऊंचे स्तंभ के दाब के बराबर होता है। इसका मान 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन पर स्क्वायर मीटर होता है। इसे प्रमाणिक वायुदाब कहते हैं। ठीक है, वायुदाब का मापन कैसे किया जाता है, ये मान याद रखना है, कई बार पूछता भी है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। वायुदाब का मापन कैसे किया जाता है। निर्द्रव दाब मापी क्या है, इसको देखते हैं। वायुदाब निर्द्रव दाब मापी से भी ज्ञात करते हैं। इसमें एक गोलाकार धातु का डिब्बा होता है, जिसके ऊपर की एक सतह यानी ढक्कन पतली, लहरदार एवं वायुमंडलीय दाब के परिवर्तन के प्रति सूक्ष्मग्राही होती है। डिब्बे के अंदर की हवा निकाल दी जाती है। वायुमंडलीय दाब बढ़ने पर ऊपरी सतह अंदर दब जाती है और दाब कम होने पर सतह ऊपर उठ जाती है। सतह की इस गति के कारण अंदर लगी कमानी दब जाती है। सतह की इस गति के कारण अंदर लगी कमानी दब जाती है या ऊपर उठ जाती है। इससे लगे लीवर से एक संकेतक जुड़ा होता है, जो पैमाने पर दाब का पाठ्यांक यानी रीडिंग देता है। निर्द्रव दाब मापी घड़ी की आकृति का होता है। इसमें द्रव का प्रयोग नहीं किया जाता है, अतः इसे सरलतापूर्वक एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है। आप यहाँ पर इस दाब मापी को देख सकते हैं। देखिए ये धातु का डिब्बा है और ये कमानी लगाई गई है यहाँ पे, और पैमाना है ये देखिए यहाँ पे, सॉरी ये सब, और ये संकेतक है और ये है लीवर। ठीक है, इसको ध्यानपूर्वक देख सकते हैं आप पॉज करके। आगे बढ़ते हैं, स्थान के सापेक्ष वायुदाब में परिवर्तन। पृथ्वी की सतह से लगभग 110 मीटर ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब का मान पारे के 1 सेंटीमीटर स्तंभ के दाब
स्तंभ के बराबर नीचे गिर जाता है। नैनीताल की समुद्र तल से ऊंचाई 1800 मीटर है। वहाँ पर वायुदाब का मान केवल 60 सेंटीमीटर पारे के स्तंभ के बराबर है। ठीक है, तो ये जो है स्थान परिवर्तन करने पर जो है वायुदाब परिवर्तित होता रहता है, इसको दर्शाया गया है। आगे बढ़ते हैं। समुद्र तल से स्थान की ऊंचाई बदलने से दाब भी बदल जाता है। समुद्र तल से स्थान की ऊंचाई बदलने से क्या होता है? दाब भी बदल जाता है। अतः स्थान की ऊंचाई के सापेक्ष वायुदाब बदलता है। इस कारण किसी स्थान का वायुदाब ज्ञात करके उसकी समुद्र तल से ऊंचाई ज्ञात की जा सकती है। क्या किसी अन्य कारण से भी वायुदाब बदलता है? देखते हैं। एक निर्द्रव दाब मापी से प्रातः 8 बजे और सायं 5 बजे एक ही स्थान का दाब लें। क्या दोनों पाठ्यांक एक हैं? पाठ्यांक में थोड़ा अंतर हो सकता है। किसी स्थान पर वायुदाब थोड़ा बहुत घटता बढ़ता रहता है। ऐसा स्थानीय वायुमंडल की परिस्थितियों में बदलाव के कारण होता है। वायुदाब के उपयोग, अगला पॉइंट है वायुदाब के उपयोग। जल पंप, साइकिल पंप, फुटबॉल पंप आदि की कार्यविधि वायुदाब पर आधारित है। अभी हमने दाब के उपयोग पढ़ा पीछे, अब हमने वायुदाब के बारे में जान लिया और अब हम देखेंगे वायुदाब के उपयोग। जल पंप की संरचना चित्र में है, देखिए यहाँ पर जल पंप के हैंडल को ऊपर उठाने पर चित्रानुसार पिस्टन नीचे जाता है। ठीक है, ये पिस्टन है, यहाँ पर देख सकते हैं आप। पिस्टन का वाल्व W1 खुल जाता है। ठीक है, ये वाल्व W1 है और यहाँ पे W2 है। ठीक है, खुल जाता है और वायु बाहर निकल जाती है तथा वायु दाब के कारण पंप की नली का वाल्व W2 बंद हो जाता है। पंप के हैंडल को नीचे करने पर पिस्टन ऊपर उठता है। पिस्टन के नीचे वायुदाब कम होने के कारण वाल्व W1 बंद हो जाता है और वाल्व W2 खुल जाता है। फलस्वरूप जल बेलन के अंदर चढ़ जाता है। पुनः हैंडल को ऊपर ले जाने पर पिस्टन नीचे की ओर जाता है। जल का दाब बढ़ने के कारण वाल्व W1 खुल जाता है, वाल्व W2 बंद हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं आप, इस क्रियाविधि को दर्शाया गया है पूरा। आगे है, और पंप में जल पिस्टन के ऊपर भर जाता है। हैंडल को नीचे ले जाने पर पिस्टन ऊपर उठता है। जल दाब के कारण वाल्व W1 बंद हो जाता है। फलस्वरूप चित्रानुसार जल टोटी के बाहर निकलने लगता है। इस समय वाल्व W2 खुल जाता है। W2 खुल जाता है और पंप के अंदर जल नीचे से आकर भरने लगता है। इस प्रकार पंप के हैंडल के ऊपर नीचे करने से लगातार जल निकलने लगता है। ठीक है, अब हम देखेंगे फुटबॉल पंप की क्रियाविधि। इसमें वायुदाब कैसे काम करता है उसको देखते हैं। फुटबॉल पंप द्वारा फुटबॉल से हवा भरते समय ब्लैडर में लगी पतली नली पर पंप का निचला सिरा कसकर लगा देते हैं। जब पिस्टन को बाहर की ओर खींचते हैं तो चमड़े का वासर सिकुड़ जाता है और बाहर की वायु वासर को दबाकर बेलन के अंदर भर जाती है। इस समय गोली रूपी वाल्व नली के ऊपरी मुंह को बंद रखता है। पिस्टन को नीचे दबाते हैं तो चमड़े का वासर पंप के अंदर वायुदाब बढ़ने के कारण फैल जाता है और बेलन की दीवार से सट जाता है। बेलन के अंदर वायुदाब बढ़ने के कारण नली में गोली अपने स्थान से हट जाती है और वायु ब्लैडर में पहुंच जाती है। हत्थे को कई बार ऊपर नीचे करने से ब्लैडर में वायु भरती जाती है। यहाँ देखिए फुटबॉल पंप को दर्शाया गया है। ये है हत्था, बेलन, पिस्टन, चमड़े का वाशर। अब अगर आप इसे ध्यानपूर्वक देखेंगे तो आप इसकी क्रियाविधि को समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं साइकिल पंप के बारे में। अब हम देखेंगे साइकिल पंप कैसे कार्य करता है। इसमें धातु का खोखला बेलन होता है। इसके निचले सिरे पर साइकिल में हवा भरने के लिए रबर ट्यूब एवं हवा भरते समय पंप को ज़मीन पर स्थिर करने के लिए धातु की एक पटरी लगी होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाशर लगा हुआ है और ये जो है पटरी लगी होती है पृथ्वी पर रखने के लिए। आगे बढ़ते हैं। पिस्टन के ऊपरी सिरे पर हत्था लगा होता है। देखिए यहाँ पर हत्था लगा हुआ है। हत्थे से लगी हुई एक छड़ के निचले सिरे पर एक धातु की चकती कसी होती है जिसके ऊपर चमड़े की आकृति का वाशर लगा रहता है। यह वाशर वाल्व का कार्य भी करता है। साइकिल पंप के हत्थे को ऊपर की ओर खींचा जाता है, तब पिस्टन के नीचे खाली स्थान बढ़ने के फलस्वरूप वायुदाब कम हो जाता है। पिस्टन के ऊपर से हवा दबाव डालकर वाशर के नीचे बेलन में भर जाती है। जब हत्थे को नीचे दबाया जाता है तब पिस्टन के नीचे की वायु पर दाब पड़ता है जिसके कारण वाशर के किनारे फैलकर बेलन से चिपक जाते हैं और दबी हुई वायु रबर की नली से होकर ट्यूब में चली जाती है। पंप से दबी हुई वायु वाल्व ट्यूब की सहायता से निकलकर रबर नली के द्वारा साइकिल ट्यूब में जाती है।
साइकिल ट्यूब में भरी वायु के इस वाल्व ट्यूब पर बाहर से दाब पड़ने के कारण ट्यूब में भरी वायु बाहर नहीं निकल पाती है। पिस्टन को बार बार ऊपर नीचे करने से साइकिल ट्यूब में हवा भर जाती है। ये देखिए साइकिल पंप की क्रियाविधि को यहाँ आप भली भांति समझ सकते हैं। तो ये था पार्ट 11 का पार्ट 1। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। हम अगले भाग में लेकर आएंगे घनत्व के बारे में, और इसके अतिरिक्त आपेक्षिक घनत्व, उत्प्लावन बल, इन सब के बारे में देखेंगे हम। इसके अतिरिक्त जो है कुछ और भी पॉइंट पर डिस्कस करेंगे। तो उसके लिए जैसे कि प्लवन के बारे में भी हम देखेंगे, द्रव का दाब क्या होता है, कैसे यह काम करता है, इन सब के बारे में आर्किमिडीज का सिद्धांत भी हम देखेंगे। तो उसके लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।